हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल के एंड ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर झारखंड टेट 2024 की तैयारी हो रही है ज़ोरों शोरों के साथ। हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास देखा था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसका जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोई छोटा टॉपिक नहीं होता, ये कुछ थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है, तो इसको कवर करने में हम लोगों को टाइम लगेगा। तो इसीलिए आज हम लोग इसका क्लास नंबर 2 ले रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो अगर आप लोगों ने क्लास 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको आज की क्लास और भी बेहतर समझ में आए। अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में हमारे लिए कोई सजेशन हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि होगा हमारा क्लास नंबर 2 ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो उसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका वेरियस टाइप, हम लोग बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में देखी हैं, तो आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो आज देखेंगे हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के चरण। इसी को कभी कभी विकास की अवस्थाएं भी कह दिया जाता है। तो अवस्था भी सही है, चरण भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो इनके स्टेजेस को बताने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे रोस है, रोस ने विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित रूप से बताया है। जैसे है शेषवावस्था, जिसको इन्होंने कैटेगराइज किया 1 से 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो शेषवावस्था के अंदर आते हैं। सेकेंड है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था में रखते हैं। उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में है 6 to 12 वर्ष के बच्चे, 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। और किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों को किशोर बच्चे, या फिर हम उन बच्चों को बोलते हैं कि वो अभी किशोरावस्था में हैं। तो आगे देखिए, अब जो हरलोग थे उन्होंने बाल अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने विकास की अवस्थाओं को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे देखिए, फर्स्ट है गर्भावस्था, जो कि बच्चे का गर्भाधान से लेकर जन्म तक यानी कि 9 महीने का जो पीरियड होता है वो एक एम्ब्रायो से एक बच्चे में कन्वर्ट होने का जो टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को हम लोग गर्भावस्था बोलते हैं। जो समय होता है ये माँ के गर्भ में ही जो समय अंतराल होता है उस बच्चे का, उसी को गर्भावस्था कहा जाता है। आगे देखिए, वो है शेषवावस्था, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने माना है हरलोग ने। हालांकि इसको अगर हम लोग इंडियन साइकोलॉजी के अनुसार देखेंगे तो ये शेषवावस्था 2 वर्ष तक होता है। जन्म से 2 वर्ष तक को हम लोग शेषवावस्था मानते हैं, पर ये हरलोग ने शेषवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक का माना है। उसके बाद आता है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था यानी कि तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का जो एज होता है उसको बचपना अवस्था में रखा गया है। आगे है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, जो कि तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था में रखते हैं। उसके बाद है वयः संधि, जो कि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु को बोला जाता है। ये जो वयः संधि होता है, इसका नाम से आपको दिख रहा होगा कि ये कोई जोड़ने वाला है। तो ये किसे किसे जोड़ता है, तो ये जो चाइल्डहुड होता है यानी कि जो हमारा बाल्यावस्था होता है उसको किशोरावस्था से जोड़ने का काम कौन करता है, वयः संधि करता है। इसकी एज ग्रुप जो होती है वो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की होती है। उसके बाद है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था वो 13 से 17 वर्ष तक का होता है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक का। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक का। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक का। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद
जो भी बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको हम लोग वृद्धावस्था पे रखते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें इतनी जो दी हुई है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसमें एक और भाग आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर एक और भाग हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा गर्भावस्था। अब ये जो गर्भावस्था होता है, ये बच्चे के माँ के गर्भ में जितने दिन तक बच्चा रहता है उस एज को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी अवस्था क्या होती है, कैसे कैसे होती है। तो इस फिगर से आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। जैसे देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो इन्फेंसी इन द सेंस ऑफ, जिसको हम लोग शिशुआवस्था कह रहे हैं उसी को हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। तो इन्फेंसी यानी कि शिशुआवस्था का जो एज होता है, इसमें किस प्रकार का बच्चे में भावनाएं होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें, वो सब कुछ देखेंगे। जैसे देखिए इसमें जो है ये दूसरे व्यक्तियों पर क्या भरोसा कर सकता है, तो इसमें दूसरों पे भरोसा करने की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी ही किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। अगर जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो उनका अपने माता पिता पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो उसके पास वो जाना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अपने माता पिता से उनका एक लगाव हो जाता है जिसको हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं। तो यानी कि ट्रस्ट, बॉन्डिंग और अटैचमेंट इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का, खास करके अपने माता पिता के साथ, और उन्हें वो जो रोज़ देख रहे हैं उन लोगों के साथ उनका अटैचमेंट और बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। उस तरह से सेकंड है एक्सप्लेन रूल्स, बाउंड्रीज एंड कंसिक्वेंसेस। ये जो है ये रूल्स जो होते हैं, जो बाउंड्री होती है, जो सीमाएं होती हैं, इनकी कुछ सीमाएं होती है, ये हर काम को नहीं कर पाते हैं। कुछ नियम होते हैं उसी के अनुसार ही कुछ कुछ कार्य कर पाते हैं। सभी कार्यों को कर पाना इस समय पे इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद है लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड बीइंग स्टिमुलेटेड। ये जो है खोज कर कर के सीखना शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा कि वो जब शिशुआवस्था में होते, एकदम छोटे होते हैं, तो उनके सामने कोई भी चीज़ रख दिया जाएगा तो वो उनको पिक कर लेंगे और डायरेक्ट मुंह पे ही डालेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो एक्सप्लोर करने की वो उनकी क्यूरियोसिटी होती है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ को वो अपने मुंह में डालकर टेस्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इससे ये समझ में आता है हमें। आगे है बिटवीन 10 to 18 मंथ्स इमोशंस आर फुली डेवलप। जब ये 10 से 18 महीने के हो जाते हैं तब इनमें इमोशन पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तब इन्हें रोना, चिल्लाना, हंसना, खेलना कूदना, लगभग सारी ही चीज़ें आ चुकी होती है उस टाइम पीरियड तक। उसके बाद है आगे स्टेज 2, जो कि टोडलर्स के लिए, टोडलर्स यानी कि जो बचपना अवस्था जिसको हम लोगों ने देखा था पहले, ये जो एज पीरियड होता है वो 8 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक का होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी बच्चे का ट्रस्ट, बॉन्डिंग और अटैचमेंट जैसे हम लोग इन्फेंसी में देखा है उसी प्रकार से इसमें भी रहता है अपने माता पिता के साथ, अपने जो उन्हें रोज़ देख रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो वो अटैचमेंट वैसा ही रहता है इनका। उसके बाद वर्किंग ऑन वेज टू हैव नीड्स मेट, लेक स्किल टू डू एवरीथिंग दे वांट, दिस मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अब इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये चाहते हैं कि हम उसको बेहतर ढंग से कर पाए, पर अभी उनमें वो एबिलिटी नहीं आई है कि वो जिस लेवल पर चाहते हैं करना उस लेवल पर वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आजकल के जो माता पिता होते हैं वो तो काफ़ी जागरूक हैं, तो वे बच्चों को जैसे वो थोड़ा सा चलना फिरना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तो उनको कुछ कुछ दे देते हैं कि वो कुछ कुछ जानने लगे। कभी कभी लाइन वगैरह भी ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है उनको। तो अगर जैसे उनके माता पिता ने उन्हें लाइन ड्रॉ करना सिखाया, वो सीधी लाइन पे ड्रॉ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर लेंगे, फिर करना नहीं चाहेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये होता है। उसके बाद है नॉट एबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इमोशन, दिस मे लीड टू
टेंट्रम। अब ये जो ज़्यादा जटिल वाली भावनाएं होती है, ठीक है, उनको ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। इनके लिए जो सिंपल इमोशंस हैं, जैसे रोना, हंसना, ये सब इनको आता है। ये जो कॉम्प्लेक्स वाले इमोशन होते हैं उस टाइम तक डेवलप नहीं हुई होती है। नॉट एबल टू शेयर। अब इस एज में ये सारी चीज़ों को शेयर करने में उतने एबल नहीं होते हैं। उसके बाद है स्टेज 3, प्री स्कूल। ये जो स्टेज 3 होता है, इसको प्री स्कूल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 से 4 इयर्स में बच्चों को नर्सरी क्लास में बिठाया जाता है या फिर बेबी नर्सरी क्लास में बिठाया जाता है। उन्हें उस टाइम सिखाया जाता है कि स्कूल में बैठना कैसे है, रहना कैसे है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्री स्कूल कहा जा रहा है क्योंकि उसको स्कूल में रहने, स्कूल का परिवेश जानने और स्कूल के बारे में बहुत कुछ समझने के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो यही टाइम पीरियड होता है जिसको हम लोग प्री स्कूल एज बोल रहे हैं। और ये जो एज होता है ये 2 to 4 इयर्स का होता है। उसके बाद है, इसी में देखिए ये जो एज होता है इसमें बच्चे बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो चाहिए वो चाहिए ही। तो इसी को लिखा गया है नो आई वांट गिव मी स्टेज, यानी कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए ही। मैं बहुत जिद्दी वाला जो स्टेज होता है वो यही एज होता है, प्री स्कूलर एज। उसके बाद हाई एनर्जी स्टेज। इसमें बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा करने की क्षमता होती है इस एज के बच्चों में। बिगिन टू मास्टर 3 स्किल। इसी जो समय होता है, यही जो समय होता है उसमें ये 3 स्किल्स को बहुत बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, उनको बेहतर डेवलप कर पाते हैं। वो कौन कौन से स्किल हैं? वो है लैंग्वेज, मूवमेंट एंड इमेजिनेशन। यानी कि जो भाषाई ज्ञान है वो इसी वर्ष के बच्चों को ज़्यादा हो पाती है। मूवमेंट यानी कि चलना फिरना, खेलना कूदना, इसी एज के बच्चों में ज़्यादा होता है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाएं, इसी काल के जो बच्चे होते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इमेजिन करते रहते हैं, उनके दिमाग में दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहता है। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप परेशान हो जाओगे उनका आंसर दे दे के। तो वो होती है इनकी इमेजिनेशन कैपेबिलिटी, जिसके अंडर वे आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और हर सवाल को उन्हें क्यों में जवाब चाहिए, कैसे में जवाब चाहिए, क्या में जवाब चाहिए। तो ये एज होता है। उसके बाद है विल कॉपी एवरीथिंग यू डू। जो भी आप कर रहे हैं उसको वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका नकल उतारना स्टार्ट कर देते हैं इस एज के बच्चे। लर्न थ्रू रिपीटेशन। इसी एज में बच्चे रिपीट कर कर के सीखते हैं। इसीलिए जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनके बुक्स में आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि एक ही लेटर को मल्टीपल टाइम्स लिखने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चों की रिपीटेशन कैपेबिलिटी के साथ सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। आगे देखिए स्टेज 4 यानी कि प्राइमरी स्कूल एज। इस एज के बच्चे 4 से 11 वर्ष के अंदर आते हैं। इस एज में बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं आई विल डू इट माई ओन वे। मुझे जैसा करना है मैं वैसा ही करूँगी। ये वाला एज होता है प्राइमरी स्कूल एज। इसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, इनमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ज़्यादा इंडिपेंडेंस होते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल स्किल सीख पाते हैं। सोशल स्किल यानी कि जो सामाजिक ज्ञान होते हैं उनके बारे में, लोगों के साथ बातचीत करना, व्यवहार करना, रहना सहना, लोगों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सारी स्किल इस पीरियड में ज़्यादा डेवलप होती है। ये इस एज में बच्चे जो हैं किसी से अगर फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेंडशिप हो जाता है और ये बहुत जल्दी अगर इनको कोई पसंद आ जाता है तो उनसे वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसके बाद है स्टेज 5 यानी कि एडोलेसेंस। ये 12 से 18 वर्ष के लिए होता है और जो लोग भी 6 to 8 यानी कि लेवल 2 जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एडोलेसेंस। क्योंकि हम जो 6 to 8 के टीचर बनते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर एडोलेसेंस पीरियड के बच्चे ही उस पर लाई करते हैं। तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन भी ज़्यादा एडोलेसेंस से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा केयरफुली देखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। आगे देखिए
इनमें क्या है, स्टेबलिशिंग इंडिपेंडेंस। अब इस टाइम पे ये जो बच्चे होते हैं ये खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ये किसी भी प्रकार का नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस काल के बच्चे बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है ये टाइम। इसी टाइम पे अगर बच्चा बिगड़ जाए तो वो बिगड़ जाए, वरना सुधरने वाला सुधर ही जाता है। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ की भावना आ जाती है उस पर, बच्चे में। उसका आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, इसी एज पे आती है। और इस एज में ही बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी एज देखे हैं, चाहे वो प्री स्कॉलर हो या स्कॉलर हो या तो फिर इन्फेंसी हो, सारे एज में हम लोग देखेंगे कि उनके माता पिता के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। लेकिन जैसे ही एडोलेसेंस पीरियड आता है तो बच्चे अपने माता पिता को कम वैल्यू करने लगते हैं, उनकी तुलना में अपने दोस्तों पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। आगे है मिस्टेक प्रोन बाय डिज़ाइन। इसी एज पे लोग गलतियां करते हैं और ये गलतियां कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। लर्न फ्रॉम डूइंग एंड मेकिंग मिस्टेक। इसी काल पे लोग करके सीखना, गलतियों से सीखना, इसी एज पे सीखते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड होता है, एडोलेसेंस होता है, ये ब्रिज होता है चाइल्डहुड का एडल्टहुड में जाने का। जो ब्रिज पीरियड है वो एडोलेसेंस है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ द ब्रिज पीरियड, तो दैट इज़ द ब्रिज पीरियड एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था लोगों के बीच एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का ब्रिज है, एक पुल है। तो ये पुल वाला काम भी करता है एडोलेसेंस। 6 पीयर अप्रूवल, ये दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने जो पीयर होते हैं, जो सहपाठी होते हैं उन पर। द ब्रेन इज़ नॉट फुली डेवलप अंटिल मिड 20। अब इस एज तक बच्चों का जो ब्रेन है वो टोटली डेवलप नहीं है। इमोशनली इस स्टेज में बच्चों का इमोशन बहुत चरम सीमा पर होता है। तो इसलिए ये एज बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। अभी देखिए गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्री नेटल पीरियड। मैंने पहले ही बता दिया है कि गर्भकालीन अवस्था क्या होता है, कि जो माँ के गर्भ में जो समय है, माँ के गर्भ में जितने समय तक बच्चा रह रहा है, वो टाइम पीरियड ही क्या है, गर्भकालीन अवस्था है, प्री नेटल पीरियड है। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। तो इस अवस्था में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या कॉग्निटिव हो, दोनों ही टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत तीव्र होता है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो जितना भी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हमारी वेट कैसी होगी, हमारा साइज कैसा होगा, हम हाइटेड होंगे या शॉर्ट हाइटेड होंगे, तो उसके बारे में भी इसी एज पे इसका निर्धारण हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। अब यहाँ पर जो भी हम लोग देखेंगे चेंजेस, वो चेंजेस बेसिकली ज़्यादातर फिजिकल ही होंगे। वो कॉग्निटिव कम ही होते हैं, ज़्यादातर फिजिकल होते हैं। इमोशनल तो होंगे ही नहीं और सोशल तो होंगे ही नहीं, क्योंकि सोशल में फिर लोगों को जुड़ना होगा लोगों के साथ, तभी वो सोशल बनेंगे। तो इसीलिए इस अवस्था में परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, जैसे 9 वीक्स में जब बच्चा जाता है, यानी कि 9वें हफ्ते में बच्चा जाता है, तो उसका फेटल स्टेज स्टार्ट हो जाता है। वो अब एक बीज जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है 9 वीक्स में। उसके बाद 12 वीक्स में उसका सेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं 12 वीक्स में। 16 वीक्स में उसके अंगुली, फिंगर्स एंड टोइज, फिंगर्स और उसके जो अंगूठे होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। 20 वीक्स में उसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो सुनना स्टार्ट कर चुका होता है 20 वीक्स में।
24 वीक्स में उसका लंग्स डेवलप हो जाता है, यानी कि उसके फेफड़े बन जाते हैं। आगे है 28 वीक्स में उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, बहुत तेज़ी से इस एज में उसका ब्रेन डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। 32 वीक्स में बोन्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। 36 वीक में उसका मसल डेवलप हो जाता है एंड 40 वीक्स में वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और उसका जन्म होने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है 40 वीक्स में। आगे देखेंगे श्वेतावस्था। अब जैसे बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसके जन्म के दौरान क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस बच्चे में, उसके बारे में जानेंगे। तो जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को श्वेतावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि जन्म लिया, जिस दिन से बच्चा जन्म लिया उस दिन से 15 दिन तक की जो अवस्था है उसको श्वेतावस्था कह रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा, ये हर लोग के अकॉर्डिंग है। तो इसी अवस्था को हम लोग समायोजन की अवस्था यानी कि एडजस्टमेंट की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में बच्चा सिर्फ एडजस्ट करने में ही अपना टाइम निकाल देता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। तो उसका एनवायरनमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट होगा वो कौन करेगा? उसके माता पिता करेंगे। उसके बाद आता है बचपना अवस्था यानी कि बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। जो बेबीहुड आता है ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 ईयर्स तक चलने वाली अवस्था है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। अब इस अवस्था में बच्चे पूरी तरह से दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं, खास करके अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं। तो ये जो एज होती है ये खुद से बहुत कम चीज़ें कर पाते हैं, ज़्यादातर चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग, अब ये जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है। जैसे प्रसन्नता यानी कि खुशी, क्रोध, गुस्सा जिसे बोलते हैं हम, हर्ष एक खुशी का ही एक पर्यायवाची होता है, बट इसका अलग टर्म में यूज किया गया है इसको। प्रेम यानी कि दूसरे के साथ जो प्रेम की भावना है, घृणा की भावना है, ये सारी चीज़ें इस एज तक डेवलप हो चुकी होती है। तो यह अवस्था संवेग प्रधान होती है, यानी कि इसमें इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। जैसे देखिए बेबी का जो फर्स्ट ईयर होता है, जो पहला साल होता है बच्चे का, वो किस प्रकार होता है। तो जब वो न्यू बॉर्न होता है, जब नया नया उसका जन्म हुआ है, तो वो कम्युनिकेट्स थ्रू क्राइज। अब वो उस टाइम पे उसको कुछ नहीं आता तो वो रो कर ही सारी चीज़ें बताएगा। भूख लगी तो भी रोएगा, उसने पोटी कर दी तब भी रोएगा। मतलब जितने भी चीज़ें वो काम कर रहा है वो रो कर ही बता रहा है, क्योंकि उसके पास और कम्युनिकेट करने का और कोई साधन ही नहीं, उसे सिर्फ रोना आता है। उसके बाद है कैन सी बेस्ट फ्रॉम 8 to 10 इंचेस अवे। ये जो है 8 से 10 इंच तक का दूरी को आसानी से देख पाता है। उसके बाद जब 1 मंथ का हो जाता है तो वो कुछ नई ध्वनियों से फेमिलियर होता है, कुछ चेहरों को नोटिस करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो पहचानना स्टार्ट कर देता है। फिर वो जिनको रोज़ देख रहा है उनके साथ वो ज़्यादा घुलेगा मिलेगा, और जिनको वो बहुत दिनों के बाद देख रहा है उनके पास वो जाना पसंद नहीं करता है इसी एज में। उसके बाद 2 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तो वो अपने जो सर है उसको ऊपर उठाना स्टार्ट कर देता है, और आपको देख करके इसी टाइम पे वो हंसना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर एक और इमोशन आ चुकी है। पहले उसे सिर्फ रोना आता था, अब जब वो 2 मंथ्स का हो गया तो उसने हंसना भी सीख लिया है। कंफर्टेड बाय टच एंड रिकॉग्नाइज योर फेस, अब वो टच करके छू करके चीज़ों को पहचानना स्टार्ट कर चुका है। 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो अपने हाथों को बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं, यानी कि मुट्ठी बंद और मुट्ठी खोल सकते हैं, मुट्ठी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये बहुत सारी चीज़ों को जो अपने
आसपास अगर जा रही हैं आ रही हैं तो वो अपने आईज़ के मूवमेंट के द्वारा उनको फॉलो भी करते हैं। लाइक्स टू प्ले विथ अदर, अब इस टाइम पे ये खेलना पसंद करते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे सामने बहुत कोई रहे और मेरे साथ खेलते रहे, मुझको छेड़ते रहे, ये वाली भावना आ जाती है 3 मंथ्स के बच्चे में। उसके बाद 4 मंथ का जब हो जाता है तो उसका टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, टीथ आना स्टार्ट नहीं होता, बट उसके कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम तक। अब जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं, ये अपने जो सर है, अपना जो सिर होता है, उसको बिना सपोर्ट के भी होल्ड कर पाते हैं इस एज के बच्चे। यानी कि अपने जो हेड है उसको होल्ड करना सीख चुके हैं अनसपोर्टेड। तो आगे है स्टार्ट टू चक्कल नोट ए फुल लाफ एट, यानी कि इस टाइम पे ये मुस्कुराना स्टार्ट कर देते, जिसको चवन्नी मुस्कान बोलते हैं ना, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी पूरी तरह से नहीं हंसेंगे, बट वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं, चवन्नी मुस्कान देते हैं, उसी को बोला जा रहा है चक्कल। आगे है 5 मंथ्स का जब बेबी हो जाता है तब वो बहुत सारे कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। जो 6 मंथ के बच्चे होते हैं वो अब धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर देता है, अपने जो पेट होते हैं पेट के बल पर इधर उधर खिसकना लुढ़कना स्टार्ट कर देते हैं, रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने जो टॉयज़ होते हैं उनको पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं, उन तक पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं और उनको लेकर के डायरेक्ट डालेंगे मुंह पे। खिलौना लिया वो डायरेक्ट जाएगा मुंह पे। इस एज के बच्चे कोई भी चीज़ पकड़ लेते हैं तो वो सीधा उसको मुंह पे ही डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या है ये, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जानेंगे कैसे? मुंह में डाल के जानना चाहते हैं। क्यूरियसिटी होती है, एक्सप्लोरेशन की एबिलिटी होती है इस टाइम पे बच्चों में। लव्स टू लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर, अब इस टाइम के जो बच्चे होते हैं वो खुद को मिरर पे देखना बहुत पसंद करते हैं। वो बार बार मिरर पे देखते रहेंगे खुद को और खुद ही बात तो करना आता नहीं है, पर वो खुद को ही देखकर वो बहुत खुश होते हैं। यानी कि उन्हें अपने आप को मिरर पे देखना बहुत पसंद होता है। उसके बाद है 7 मंथ्स के बच्चे लाइक टू ड्रॉप थिंग ऑन द फ्लोर, उनको कोई भी चीज़ें अब ज़मीन पर फेंकना बहुत पसंद आता है। कोई भी चीज़ें लेंगे सीधा ज़मीन पे फेंकेंगे इस टाइम पे। अब बहुत सारे साउंड्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नए साउंड्स भी सीख जाते हैं इस चक्कर में। आगे है 8 मंथ्स के बच्चे, वो अब क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्रॉलिंग यानी कि जो 4 पैरों पर चलना होता है, जो घिसरना जिसको हम लोग बोलते हैं, घिसकना बोलते हैं, वो 8 मंथ्स के बच्चे वो स्टार्ट कर देते हैं करना। और वो बहुत सारे टॉयज़ के बारे में अब जानना भी स्टार्ट कर देते हैं। 9 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो आराम से बैठ पाते हैं बिना किसी सहारे के, खुद ही बैठ लेते हैं 9 मंथ्स के बच्चे। और कोई भी चीज़ को पॉइंट करके बताना कि हाँ, पॉइंट से बताना कि मुझे वो चाहिए, तो ये पॉइंट करके बताने वाला काम भी इन्हीं का होता है। अब अगर आप उनको उनके नाम से पुकारोगे इस एज के बच्चों को तो वो आपको रिस्पोंड करेंगे, क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि किसको बुलाया जा रहा है। यानी कि अब अपने नाम को वो पहचानना शुरू कर देते हैं। आगे है जो 10 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज़ को अब पूरे हाथ से नहीं उठाएंगे, बल्कि किसी फिंगर से उठाने में एबल हो जाते हैं। यानी कि अब किसी भी चीज़ को उठाने के लिए उनको पूरे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिंगर से भी कर लेते हैं 10 मंथ्स के बच्चे। और ये जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग करने में, सेपरेशन करने में इनको आ चुका होता है, ये कर लेते हैं इस एज में। 11 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो सीढ़ियों पर भी क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, सीढ़ियों पर भी
4 पैरों से चढ़ जाते हैं आराम से। उसके बाद 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी तरह से नहीं खड़े हो पाते, पर कोई भी उनके सामने कोई बड़ी चीज़ जैसे फर्नीचर रखा हुआ है या फिर टेबल रखा हुआ है तो उनको पकड़ के वो खड़े हो जाते हैं आराम से। यानी कि पकड़ के खड़ा होने का टाइम ये आ चुका होता है। और इसी टाइम पे बच्चा पहली बार वो जो वर्ड है वो बोलता है मम्मा, दादा। ये सारी जो बैबलिंग होती है, बैबलिंग वाली जो वर्ड होती है कि मम्मा, पापा, दादा, ये सारी वर्ड ये 12 मंथ्स के एज हो जाने के बाद यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाल्यावस्था। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो इस एज पे जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बहुत रैपिड होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए ये जो एज होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष का होता है। और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड, जो 7 से 12 वर्ष का होता है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं इनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वह अपने माता पिता, शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। अब इस एज के बच्चे ना खूब सवाल पूछते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये बहुत सारे सवाल करते हैं इस एज के बच्चे, क्योंकि क्यूरियोसिटी उसमें चरम सीमा पर होती है इस एज में। अब बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति यानी कि ग्रुप में रहने का, ग्रेगरियसनेस, समूह में रहने का, इसी को हम लोग बोल देते हैं गैंग पीरियड, क्योंकि वो गैंग में रहना पसंद करता है, लोगों के समूहों में रहना पसंद करता है। इसीलिए बाल्यावस्था को कभी कभी हम लोग गैंग पीरियड कर देते हैं। अपने दोस्तों के साथ रहना इसको ज़्यादा पसंद होता है, उन्हीं के साथ दिन भर रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी टाइम पीरियड पे बच्चों का मैक्सिमम माइंड डेवलप होता है, मैक्सिमम फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब वयः संधि, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वयः संधि जो होता है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था इनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, एक कड़ी की तरह काम करता है। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? वयः संधि, इसीलिए इसका नाम वयः संधि रखा गया है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो वयः संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये जो है ये एक ब्रिज की तरह काम कर रही है किसके बीच में? तो वो है किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच में सेतु की तरह काम कर रही है, ब्रिज की तरह काम कर रही है वयः संधि। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, लेकिन इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की दृष्टि से यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे देखेंगे। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। अब ये जो एज होता है ये लड़कों और लड़कियों में दोनों में डिफरेंट होता है। गर्ल्स में यानी कि बालिकाओं में यह 11 से 13 वर्ष के बीच स्टार्ट होता है और बालकों में यानी कि बॉयज़ में ये 12 से 13 ईयर्स के बीच में स्टार्ट होता है। आगे देखिए किशोरावस्था जो कि है एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ये तो जो किशोरावस्था होती है किस से किस वर्ष तक होती है? तो यह 13 ईयर्स टू 21 ईयर्स तक की एज को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं और यह 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। फर्स्ट है पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलेसेंस, जिसको कि 13 से 16 वर्ष का जो आयु काल है उसको पूर्व किशोरावस्था में रखा जाता है। और उत्तर किशोरावस्था यानी कि लेड एडोलेसेंस ये 17 से 21 वर्ष तक का समय को कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है।
इस एज में बच्चों की समस्याएं ज़्यादा होती है, उनमें कल्पनाएं करने की क्षमता ज़्यादा होती है और लोगों के साथ जो सोशल डेवलपमेंट जो होता है लोगों के साथ, उसमें सामाजिक अस्थिरता पाई जाती है। यानी कि आज इसका कोई और दोस्त है, कल कोई और होगा। यानी कि उनकी फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म नहीं रहती, वो चेंज होती रहती। उसी प्रकार से इनका जो माता पिता के साथ जो कनेक्शन होता है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है और वो बढ़ते जाता है उनके फ्रेंड्स की ओर। वो अपने दोस्तों से, अपने पीयर्स से ज़्यादा अपनी बातें साझा करते हैं तुलनात्मक रूप से, इन द कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स। वो अपनी पेरेंट्स को सारी बातें नहीं बताते पर अपने दोस्तों को ज़रूर बताते हैं इस एज के बच्चे। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस एज के जो बच्चे हैं इनको डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे उनके फिजिकल चेंजेस भी बहुत रैपिड होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके साथ। वो थोड़ा सा चेंजेस जो होता है वो पहले कभी नहीं हुआ होता, वो अचानक से होता है, सडन होता है, तो इसीलिए उनमें चिंता आती है। उसी प्रकार से मानसिक में भी, इमोशनली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिन कारणों की वजह से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। तो जैसे ही हमारा एडोलेसेंस ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम आ जाते हैं एडल्टहुड में, प्रौढ़ावस्था में। और इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है अब वो कुछ करियर देखना स्टार्ट करेगा, कुछ जॉब की तलाश करेगा, नई फैमिली स्टार्ट करना चाहेगा। तो ये जो एज होता है यह फैमिली मेकिंग पीरियड होता है। यानी कि इसी काल में व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। आगे है मध्यावस्था यानी कि मिडिल एज। 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप एक बार देख लेना। आगे देखते हैं हम वृद्धावस्था। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर उसके अंतिम समय तक मानी जाती है, यानी कि टिल डेथ। 60 वर्ष से स्टार्ट हुई और उसके डेथ होने तक जो अवस्था चल रही है वो वृद्धावस्था होती है। यह ह्रास की अवस्था होती है, यानी कि इसी टाइम पीरियड में वो धीरे धीरे सब कुछ खोते जाता है। अपना मानसिक जो था, देखेंगे लोग भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका सेंस ऑर्गन कमज़ोर होने लगता है, उनको चीज़ें कम दिखाई देती है, कम सुनाई देती है, लोग भूलने लगते हैं चीज़ों को जल्दी जल्दी। तो इस अवस्था में उनका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी उन्होंने सीखा हुआ है वो धीरे धीरे इस अवस्था में क्षीण होती जाती है, कम होते जाती है। तो जो प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो रहे थे वो रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। और जो वृद्धावस्था के बाद जो भी चेंजेस हमारे शरीर में आ रहे हैं, हमारे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आ रहे हैं, वो सारे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि ख़त्म होने वाले होते हैं। तो भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफालोपोडल, जिसको हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में देखा है। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, यानी कि जो नॉर्मल जो शिशु होगा, इन्फेंट होगा, उसका जो होगा वो 7 पाउंड होता है। और 1 पाउंड इज़ इक्वल टू होता है 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.456। तो ये चीज़ याद रखना। आप 7 पाउंड से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि वो केजी में कितना होगा।
तो ये केजी में इसका यूनिट होता है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। आगे है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास जो होता है वो किस किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप इस फिगर को ध्यान से देखना। इसको हम ट्रिक के लिए लिखे हैं PCAC, P फॉर फिजिकल, C फॉर कोग्निटिव, S फॉर सोशल एंड E फॉर इमोशनल। ये जो चारों डेवलपमेंट होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अन्य डेवलपमेंट की तुलना में। तो बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि उसका भाषाई विकास जो है वो किस किस प्रकार से होता है, किस किस अवस्था में किस किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे के क्लास में। देखते हैं। तो फर्स्ट है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास बच्चों में कैसे होता है, तो देखिए, सबसे पहले बच्चा इन्फेंट होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो बाल्यावस्था पे जाता है, ये शिशुअवस्था हो जाएगा, ये बचपनावस्था, ये बाल्यावस्था, ये किशोरावस्था और ये प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार से बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। तो शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है कि उसका शरीर के आकार और उसके जो अंग हैं उसके आकार में वृद्धि होने से होता है। जैसे कि बच्चा इन्फेंट था तो उसके साइज़ बढ़ा, उसका शरीर का हाथ पैर का साइज़ बढ़ा, सिर का साइज़ बढ़ा, तब वो थोड़ा बड़ा हुआ। यानी कि जितने भी हमारे शरीर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं तो उनको हम शारीरिक विकास कहेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जन्म से लेकर लगभग 1 या 2 साल की उम्र तक बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शिशु और छोटे बच्चों के इस तेज़ी से विकास के बाद विकास धीरे धीरे होता है। तो जैसे ही वो आ जाएगा आपका शिशुअवस्था में जब होगा तब उसकी जो शारीरिक विकास होगी वो बहुत रैपिड होगी, बहुत तीव्र होगी। उसके बाद जैसे वो बाल्यावस्था में एंटर करता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पर होती है, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फिर जैसे ही वो किशोरावस्था पे जाता है तो उसकी डेवलपमेंट फिर से रैपिड हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर शारीरिक विकास होता है तो वो हमारे फर्स्ट स्टेज यानी कि शिशुअवस्था के टाइम पे ही होता है। प्री स्कूल और स्कूल के सालों के दौरान ऊंचाई और वजन लगातार बढ़ते हैं। बच्चे प्रारंभिक किशोरावस्था में अगले मुख्य विकास की शुरुआत होने तक हर साल समान रूप से बढ़ने लगते हैं। अलग अलग अंग अलग अलग दर से बढ़ते हैं। अब जितने भी हमारे अंग हैं वो अलग अलग दर से बढ़ते हैं। जैसे पैर थोड़ा ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है जिसकी वजह से हमारे हाइट की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से आप सर को ले लीजिए तो सर उतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है। तो दोनों का जो रेट है डेवलप करने का, सर का, पैर का, हाथ का, हमारे स्टमक का, हमारे गर्दन का, हमारे मसल्स का, सबके जो ग्रोथ करने का जो रेट है वो डिफरेंट होता है। सबका रेट सेम नहीं होता है। अगर सबका रेट सेम होता तो हम एलियन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उदाहरण के लिए देखिए, जन्म के तुरंत बाद प्रजनन प्रणाली में थोड़ा सा विकास होता है, फिर लैंगिक परिपक्वता से ठीक पहले तक बहुत कम बदलाव होते हैं। इसके विपरीत जीवन के शुरुआती सालों के दौरान मस्तिष्क लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। पहले साल के अंत तक गुर्दे विकसित रूप से काम करने लगते हैं। 3 साल की उम्र तक मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और शरीर में चर्बी का अनुपात कम हो जाता है, इसलिए शरीर दुबला और अधिक मांसल दिखने लगता है। आमतौर पर सामान्य अवधि के शिशुओं में लंबाई 5 महीने। तो ये सब आप एक बार रीड कर लेना, एक बार इसको देख लेना। वैसे मैंने जो भी बताया है आप लोगों को उतना आपके लिए सफिशिएंट है, पर आपको अगर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं।
फिर देखिए उसी प्रकार से उनमें दांत कैसे आते हैं, दांत किस समय पे टूटते हैं, फिर कब निकलते हैं, फिर स्थायी दांत कब आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, वो देख लेना आप। आगे है शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। तो शारीरिक विकास शिशुअवस्था में किस प्रकार हो रहा है? तो स्वस्थ शिशु कई तरह के आकार के होते हैं, उनका सामान्य विकास भी विस्तृत होता है। अलग अलग बच्चे का शिशुअवस्था में शारीरिक विकास अलग अलग होता है, तो इसीलिए ये हम लोग सिर्फ अनुमान की सहायता से ही बता सकते हैं कि ये बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो किस रेट से होगा। इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाते, इसीलिए हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो भी ग्रोथ होता है वो एग्जैक्ट होता है, मेजरेबल होता है, बट जो डेवलपमेंट होता है वो उसको हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट उसको हम लोग मेज़र नहीं कर पाते। जैसे देखिए जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक एक बच्चा आमतौर पर हर महीने हाफ से 1 इंच तक बढ़ता है और हर हफ्ते 5 से 7 औंस तक वजन बढ़ाता है। ज़्यादातर बच्चे 5 महीने की उम्र तक अपने जन्म के वजन से 2 गुना वजन हासिल कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर बच्चे का जब वो जन्म लेता है उस वक्त उसका वजन 3 किलोग्राम का होता है, तो आफ्टर 5 मंथ्स उस बच्चे का वजन 6 केजी का हो जाना चाहिए। अगर वो उतना का नहीं होता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करेंगे उसके बारे में, उसके नॉर्मल वज़न को लेकर। और इस तरह से हाइट को भी आप मेज़र कर सकते हैं। 6 से 12 महीने की उम्र तक एक बच्चा आमतौर पर हर महीने 3/8 इंच यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। हर हफ्ते 3 से 5 औंस यानी कि 85 टू 140 ग्राम तक वज़न बढ़ाता है। ज़्यादातर बच्चे अपने पहले जन्मदिन तक अपने जन्म के वज़न से 3 गुना ज़्यादा वज़न हासिल कर लेते हैं। जब कोई बच्चा अपना फर्स्ट बर्थडे मना रहा होता है तो वो अपना जो एज था जब वो जन्म लिया था, अगर उस वक्त उसका 3 केजी का वज़न है तो वो अपने बर्थडे टाइम तक को वो ज़रूर ही 9 केजी का हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं है। आगे है शिशु अवस्था के दौरान नींद अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो बच्चे जो शिशु अवस्था में होते हैं वो बच्चे ज़्यादा सोते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा। तो उनको एक स्वस्थ नींद देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो 4 महीने की उम्र का हो जाता है तब उसका जो स्लीपिंग टाइमिंग जो होता है वो बड़ों के जैसा ही हो जाता है। अब उनका जो नींद का पैटर्न है, उसकी सोने की जो व्यवस्था है, वो उसके माता पिता पर डिपेंड करती है कि वो उनको कैसे रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारी संस्कृतियों में हम लोग देखे हैं कि बच्चों को माता पिता अपने पास ही रख कर सुलाते हैं, लेकिन ऐसा करना साइंटिफिकली सही नहीं होता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा है कि सीड्स के जोखिम बढ़ जाते हैं। सीड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि तुरंत आकस्मिक रूप से बच्चे का जो डेथ हो जाता है वो बच्चों को अपने पास सुलाने से संबंधित होता है। इसीलिए अमेरिका जैसे जो डेवलप कंट्री है वहाँ बच्चों को पालने में रखकर ही सुलाया जाता है, अपने पास सुलाया नहीं जाता है क्योंकि इससे सीड्स के खतरे बढ़ जाते हैं। सीड्स क्या होता है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि आकस्मिक रूप से बच्चे की मृत्यु हो जाना, ये एक इसके कारण ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इन्फेंट का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है वो दिखाया गया है इसमें। जैसे 1 मंथ का जब बच्चा होता है तो वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो थोड़ा बहुत बस मूवमेंट करता है और कुछ नहीं। 2 मंथ का जब होता है तब वो अपने पैर हाथ चलाना स्टार्ट कर देता है। 3 मंथ में वो अपने हेड को थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। 4 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो अपने हेड को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है और अपने पेट के बल लेटना, रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है। 5 मंथ का जब बच्चा होता है तब वो
अब उलटना पुलटना, कभी कभी बेड से गिर जाना, ये वाली अवस्था 5 मंथ्स में आ जाती है। 6 मंथ का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 7th मंथ में वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है, जैसे कि किसी को देख कर के चिल्लाना, कुछ छोटा मोटा वर्ड बोलना। उसके बाद 8 मंथ का जब बच्चा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा क्रोल करना स्टार्ट कर देता है। क्रोल अभी स्टार्ट नहीं कर रहा होता, बट सीखना लगता है, चाहता है क्रोल करना। 9 मंथ होते होते वो प्रॉपर क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है। 10 मंथ तक का बच्चा अगर वो ज़्यादा ही थोड़ा हेल्दी है तो वो कभी कभी चलने भी लगता है, बट ये नॉर्मली नहीं होता। 12 मंथ तक बच्चे वो करना स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए सीड्स जो अभी बताया, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो अगर बच्चे का जन्म के समय वज़न कम था तो भी एक कारण हो सकता है सीड्स के लिए। उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें कोई इन्फेक्शन है, तब उसकी वजह से उसको हो सकता है सीड्स। या फिर अगर उसको किसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस पे सुलाया जा रहा है तब भी हो सकता है। ब्रेन डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। और अगर वो पेट के बल सोता है तो उसके कारण भी हो सकता है। या फिर एक ही साइड पे सो रहा है या फिर पेट के बल सो रहा है, यानी कि बच्चों को घूम घूम करके सोना चाहिए, एक ही साइड पे करके नहीं सोना चाहिए, उससे भी इसका खतरा बढ़ जाता है। आगे है हमारा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास बाल्यावस्था में किस प्रकार होता है तो वो देखेंगे। तो 2 एस्पेक्ट में इसका डेवलपमेंट होता है, एक होता है हाइट, एक होता है वेट, और एक होता है हमारा ब्रेन का उसका डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी एक एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे हाइट है तो लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह काल विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस अवस्था में लंबाई बढ़ने की दर 2 से 3 इंच प्रति वर्ष होती है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम रहती है। 10वें वर्ष में दोनों की लंबाई लगभग समान हो जाती है तथा 12 वर्ष आने तक बालिकाएं बालकों से अधिक लंबी हो जाती हैं। तो इस अवस्था में बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो 2 से 3 इंच तक हर साल उसका ग्रोथ हो रहा होता है। और अगर 6 से 9 वर्ष तक देखेंगे तो जो लड़के होते हैं, जो बालक होते हैं, वो बालिकाओं की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। फिर ये 10वें वर्ष तक आते आते दोनों का जो हाइट होता है वो सेम हो जाता है, लेकिन फिर 12 वर्ष के बाद लड़कियों का हाइट ज़्यादा हो जाता है लड़कों की तुलना में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है भार या वजन या वेट कैसे बढ़ रहा है। तो लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहते हैं तथा 10 से 12 वर्ष के दौरान बालकों से अधिक हो जाती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने हाइट में देखा, उसी प्रकार के चेंजेस भार में भी होती है लड़के और लड़कियों दोनों के साथ। अब जैसे इसमें एक दिया हुआ है तालिका, लंबाई और भार किस प्रकार से बढ़ता है। तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई अगर 19 से 20 इंच है, 4 माह के बाद वो 23 से 24 इंच का हो जाएगा, 8 माह में 26 से 28 इंच का, 1 वर्ष में। तो इस प्रकार से आप इसे एक बार देख सकते हैं। आगे है ब्रेन का डेवलपमेंट। तो शीर्षावस्था के अंत तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, जो बाल्यावस्था में अंत तक बढ़ के, ये बाढ़ लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये बढ़ के 95% हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था के दौरान मस्तिष्क का पर्याप्त विकास हो जाता है। तो बच्चा जब शिशुआवस्था में होता है तब तक उसके ब्रेन का 90% डेवलपमेंट हो जाता है, और जो बचा हुआ 5% होता है वो हमारे चाइल्डहुड के टाइम पीरियड में 95% तक उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और बाकी का 5% पूरे लाइफ टाइम उसका होता है। यानी कि शिशुआवस्था में उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट उसी में हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप, ब्लू कलर है, पिंक कलर है। जो पिंक वाला है वो बाद में होता है, और
5 साल से पहले ही 95% जो डेवलपमेंट है ब्रेन का वो हो जाता है, जो कि 90% होता है। इसीलिए कभी कभी कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि जिसको जो बनना होता है वो 5 वर्ष तक की उम्र में बन जाता है। उसने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि जो 90% डेवलपमेंट होता है हमारे ब्रेन का वो 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। आगे है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो बच्चे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। उनके चेहरे पर देखोगे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं इसी एज में। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जैसे उनके पेनिस है या टेस्टिकल है, उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। उनका वॉइस चेंज हो जाता है जैसे लड़के की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी एडल्ट वाली आवाज़ आ जाती है। उनमें स्वेट यानी कि पसीना ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी एज में होता है, एडोलेसेंस में ही होता है ये सब चीज़। उसके बाद है लंबाई में वृद्धि जो होती है। इस अवस्था में लंबाई में जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। जो बालिकाएं होती हैं उनमें 16 वर्ष तक की आयु तक उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि बालकों में यह 18 वर्ष तक की होती है। और उनमें हाइट कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा ये कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। उसके बाद भार। तो भार में जो होते हैं अब उनकी हाइट बढ़ रही है, उनकी मसल्स ग्रो कर रहे हैं, उनके बोन्स ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका वेट भी डेवलप होगा ही। तो 10 से 15 वर्ष की आयु में लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तुलना में ज़्यादा वज़न प्राप्त करती हैं, लेकिन बाद में फिर जो बालक होते हैं उनकी जो वेट होती है वो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। आगे है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, खोज करते हैं और चीज़ों का पता लगाते हैं। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास है जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। यानी कि जो मस्तिष्क का विकास है वो संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। एक अभिभावक के रूप में आपके बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने में आपके बच्चे को स्कूल में और बाद में जीवन की सफलता की नींव मिलती है। जैसे कि अगर अभिभावक जो है इस टाइम पीरियड पे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देते हैं तो वो बाद में वो बेहतर करने में सक्षम हो पाता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसको बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित आप कार्य कर सकते हैं। फर्स्ट है अपने बच्चों से बात करें, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। अब जो भी चीज़ें आप लोग उनको दिखा रहे हैं, उनके आमने सामने उनको दिख रहा है तो आप उनको बताइए उन चीज़ों के बारे में, उनको घूमने फिरने दीजिए, उनको गाना सुनने दीजिए, पढ़ने दीजिए, बहुत सारी किताबों और पहेलियों से उनको परिचित होने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब उनके हर एक क्यों के प्रश्न का उत्तर अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। इस टाइम पीरियड में बच्चे जो एक बार याद कर लेते हैं वो भूलते नहीं हैं, उनको लाइफ टाइम याद रहता है। एक और तरीका जिससे आप अपने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं वह है उसे विकल्प प्रदान करना और उसे सोच समझकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। आगे हम देखेंगे इसको। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये जो होता है ये राइट ब्रेन, लेफ़्ट ब्रेन, ये एक हाइपोथेटिकल होता है, बट बहुत सारे केसेस में इसको सही भी माना गया है। तो जैसे देखेंगे, अगर जिनका राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, इस तरह के बच्चे वो इमोशनल होते हैं, वो आर्ट और क्रिएटिविटी में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उनको आर्ट और क्रिएटिविटी में ज़्यादा रुचि होती है, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है।
और वो स्टोरी टेलिंग या क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, वही सब करना चाहते हैं। लेफ्ट ब्रेन जिनका ज़्यादा डेवलप होगा वो बच्चे लॉजिकल होते हैं, वो जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। रियलिज्म प्रीडोमिनेट्स, प्लान्ड एंड ऑर्डरली, मैथ एंड साइंस माइंडेड के होते हैं ये बच्चे, और ये नॉन फिक्शन को प्रेफर करते हैं। आगे है शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है इन्फेंसी स्टेज में किस प्रकार होती है, तो ये जो एज होता है इस एज में उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है शैशवावस्था में। तो इसको जो है इसके आप देखेंगे कि अगर जो बच्चा होता है उसका, जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया है कि जो बच्चे का माइंड होता है वो 5 वर्ष की उम्र से पहले उसका 90% तक डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो होती है इस एज में बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जिसे देखेंगे इसमें हम देख सकते हैं। तो इस टाइम पे ये जो बच्चे होते हैं उनमें न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र ज़्यादा होती है एक एडल्ट की तुलना में, और ये हर एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हाइपर अटेंटिव होते हैं, हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे जो भी चीज़ें उनके आमने सामने होगी। आगे हमारा बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, तो इस एज में बच्चे जो हैं कलर के नेम बताने में सक्षम होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातों को बोल पाते हैं, बहुत सारी जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तुएं हैं उनके बारे में समझते हैं, बहुत सारे लेटर बनाना, नंबर्स लिखना आ जाता है इस एज के बच्चों को, और टाइम वगैरह देखना भी बहुत बच्चे सीख लेते हैं इस वक्त में। तो बहुत सारे शेप्स बनाने, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब बनाना इनको आ जाता है, और ये गिनती करना भी सीख जाते हैं। आगे है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जो बचपन और वयस्कता के बीच आता है। तो यह लगभग 13 से 20 वर्ष की आयु तक रहता है। किशोरावस्था की विशेषता तीव्र शारीरिक वृद्धि, यानी कि जो यौन परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में ही होते हैं, और इसी टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता की तलाश करते हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन उसमें आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने माता पिता से हट करके वो अब अपने दोस्तों की ओर ज़्यादा जाने लगते हैं। तो इस समय में इनके संज्ञानात्मक क्षमताएं बहुत अधिक जटिल होते हैं। आगे देखेंगे हम सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने बच्चे के बारे में, उसके भीतर कार्य करने के उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवहार दृष्टिकोण सीखे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे पर विचार करें जो अपने भाई बहन को दीवार में पेंच लगाने का प्रयास करते हुए देख रहा है। पेंच यानी कि कील ठोकने का जो प्रयास कर रहा है वो कर रहा है। भाई बहन अकेला ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे माता पिता की मदद मांगते हैं। माता पिता की सहायता से भाई बहन दीवार पर वस्तु को चिपकाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार देखने वाला बच्चा सीखता है, भले ही वह खुद से चीज़ों को पेंच करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वह सहायता के साथ ऐसा कर सकते हैं। यानी कि सोशल डेवलपमेंट की मदद से ही वे लोग क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से सहायता मांग रहे हैं, एक दूसरे से मदद मांग रहे, सहायता ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये सोशल डेवलपमेंट है। उसके बाद देखिए अब ये जो सामाजिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये वातावरण में किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये अपने और दूसरों में फ़र्क समझने में, दूसरों की सोच को समझने में, स्वयं पर नियंत्रण करने में, सामंजस्य की समझ यानी कि एक दूसरे से तालमेल की समझ कैसे होगी जब ये सोशल
स्किल उस पर डेवलप नहीं होगी तब तक ये चीज़ें वो नहीं कर सकता। आगे है अपने नाम बुलाने की तरफ देखना। अगर कोई उसको नाम बुला रहा है तो आप झट से रिस्पॉन्स करते हो, तो ये सब सोशल स्किल से ही आता है। उसके बाद है बातचीत करना, ये तो सोशल स्किल है ही। बातों या कामों को दोहराना, जो आपके माता पिता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उनका अनुसरण कर रहे हैं, तभी तो सीख रहे हैं। पारस्परिक बर्ताव, एक दूसरे के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें। कल्पनाशील खेलना, रुचि या ध्यान को औरों से बांटना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी सामाजिक विकास से संबंधित। आगे है शिशुआवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होती है। तो नवजात शिशु में किसी प्रकार का सामाजिक विकास देखने को नहीं मिलता। अब कैसे दिखेगा शिशुआवस्था में, वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने माता पिता से ही जो है वो संबंधित है, अपने माता पिता से ही। तो इसीलिए कोई भी जो बच्चा होता है, कोई भी बालक है, कोई व्यक्ति है, तो वो सामाजिक प्राणी है। बोला जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में ही रहता है, समाज में ही बोलता है, समाज में ही खाता है, समाज में ही पीता है। सारी बिहेवियर थिंग जो होती है वो समाज में ही उसकी होती है, इसीलिए वो एक सोशल एनिमल है। तो जैसे अगर बच्चा छोटा होता है तो उस पर ज़्यादा सामाजिक विकास हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे बढ़ते जाता है उसमें सामाजिक विकास की भावना बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे करके सामाजिक विकास की ओर बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो होंगे वो इन्फेंट्स के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे, अपनी एज ग्रुप के साथ इनमें खेलने की क्षमता ज़्यादा होती है, या तो फिर अपने माता पिता से ही ज़्यादा रिलेटेड होते हैं ये। फिर है पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होगी, तो इस समय में ये जो है अपने आस पड़ोस के, अपने जो दोस्त हैं उनके, अपने स्कूल जो है, स्कूल का जो एरिया है वहाँ पर ये सोशली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये अब ये जो बच्चा है इन्फेंसी में वो सिर्फ परिवार तक ही सीमित था, लेकिन अब वो स्कूल जाने लगा है, वो दोस्तों से मिलने लगा है, तब उसका जो दायरा था बढ़ चुका है, वो ज़्यादा सोशली एक्टिव है पहले की तुलना में। उसके बाद है आगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। आप लोगों ने कभी कभी जो किशोर बच्चे होते हैं उनके मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। इस तरह के बच्चे जो है बात करते हैं अपने माता पिता से, वो खुद के लिए इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो अपने माता पिता से अलग होना चाहते हैं और वो जुड़ना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अगर उनको माता पिता डांट देते हैं या कुछ बोल देते हैं तो वो तुरंत आपको ये जवाब देंगे कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अब उतनी आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो मुझ पर कंट्रोल करना बंद कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है क्योंकि वो जो सोशल उसमें चेंजेस आए हैं, उसमें जो सोशल लोग थे, उन लोगों के जो वो पहले किसी और को ज़्यादा प्रीफर कर रहा था, अब वो किसी और को प्रीफर कर रहा है, तो उसकी वजह से उस पर चेंजेस आ रहे हैं इस प्रकार के। जैसे इस एज पे बच्चे जो होते हैं कोई भी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने माता पिता से कम बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उन्हें समझेंगे नहीं। इस एज के जो बच्चे होते हैं ये अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको अपनी बातें ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं। उसके बाद है बालक में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार होती है। तो संवेग को अंग्रेजी में बोला जाता है इमोशन। तो ये जो इमोशन वर्ड है ये लैटिन भाषा के इमोवियर से आई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। यानी कि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं और उसके प्रति आप कैसा अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यही तो इमोशन है। जैसे आप किसी को खुश देख रहे हैं तो उसके सामने आप रो तो नहीं ना दोगे, अब उसके सामने उसकी खुशी में शामिल होगे, उसके साथ आप हंसोगे। तो ये जो इमोशन होता है ये टाइम के साथ डेवलप होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो इमोशन का जो डेवलपमेंट होता है ये इन्फेंसी में सबसे रैपिड होता है
और उस टाइप तक जो बेसिक इमोशन होते हैं वो आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, सिंपल इमोशन आ चुके होते हैं। तो इस टाइम पे जो इमोशन होते हैं यानी कि सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ये सब कुछ उसमें आ चुकी होती है। और जो माता पिता के साथ जो उसका सामूहिक बंधन होता है उसी को हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो हम भाग जाते हैं, तो हमारे शरीर से कभी कभी डर जाते हैं तो हमारे शरीर से ठंडी में भी पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डर के कारण होता है। तो वो हमारे अंदर इमोशनल चेंज हुआ है तभी ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, जैसे देखिए यहाँ फीलिंग्स यानी कि जो हमारे इमोशन है वो किस प्रकार के होते हैं। तो वो बेसिक ये होते हैं, एंग्री यानी कि गुस्सा, किसी से आप गुस्सा हैं। उसके बाद है हैप्पी, जब आप खुश होते हैं। फिर है अफ्रेड यानी कि डर जाना। फिर है सरप्राइज्ड यानी कि आप जो है सरप्राइज हो गए, आपको आश्चर्य हुआ, तो वो सरप्राइज। सैड यानी कि दुखी। स्केर्ड यानी कि डरना, ठीक है, डरना। तो संवेगों के प्रकार, तो संवेगों को हम लोग दो टाइप के बांटते हैं, एक सकारात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशन, और एक होता है नकारात्मक संवेग यानी कि नेगेटिव इमोशन। तो ये जो सकारात्मक संवेग होते हैं ये सुखकर होते हैं, मतलब हमारे लिए सुख देने वाले होते हैं, सुखदायक होते हैं, जैसे कि प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये सब में इन सब को हम बोल देंगे पॉजिटिव इमोशन। उसके बाद है नकारात्मक संवेग यानी कि नेगेटिव इमोशन, ये हमारे लिए दुखदायी होते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें। फिर है मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। तो जो भी मूल प्रवृत्ति हमारे सामने होती है उसके प्रति ही हम कोई भी संवेग, अपना इमोशन प्रकट करते हैं। जैसे अगर हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति खड़ा है तो हम उसके सामने उसी प्रकार की इमोशन प्रकट करेंगे, उसी प्रकार से हम इमोशनली उससे कनेक्टेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल और गिलफोर्ड ने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि भय है तो उसकी मूल प्रवृत्ति होगी पलायन यानी कि भाग जाना। वात्सल्य यानी कि संतान कामना करना, यानी आपके अंदर एकदम ममता उमड़ रही है, वात्सल्य आ रहा है तो आप चाहेंगे कि आपके पास बच्चे हों। उसके बाद आत्महीनता, खुद को कम समझना, उस केस में आप दैन्य हो जाते हैं। भूख, भोजनान्वेषण, जब आपको भूख लगेगी तब आप भोजन की खोज करेंगे, फूड चाहेंगे आप। घृणा, निवृत्ति, आत्माभिमान, आत्मगौरव, जो कि है मूल प्रवृत्ति इसका। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। क्रोध जो है वो युत्साह, अधिकार का होता है। संग्रहण, आमोद का हास्य, कृति भाव का रचनात्मकता, कामुकता का कामवृत्ति, एकांकीपन का सामूहिकता, कष्ट या करुणा का संवेदना या शरणागति। जैसे देखेंगे यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होगा हम लोगों को। जैसे ग्रीन जोन वाला जो है, जो भी हमें ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, ये हैप्पी मूड वाले आपको दिखाई देंगे। जैसे हैप्पी हैं, कंटेंट है, कुछ फोकस्ड है, किसी चीज़ को रिलैक्स है, आराम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, काल्म है, एकदम शांत है, तो ग्रीन जोन में आता है। ब्लू जोन में थके हुए हैं आप, लोनली हैं, अकेले हैं, बोर्ड हैं, कोई भी चीज़ से आप उब चुके हैं, आप दुखी हैं, अपने काम से आप खुश नहीं हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो ये सब ब्लू जोन में आता है। और रेड जोन में आता है इनरेग्ड, इनकॉन्सेबल, हिस्टेरिकल, टेरिफाइड, एंग्री, यानी गुस्से से लाल हो जाना बोलते हैं ना, तो वो एंग्री वाले जोन में लाल जोन यानी कि रेड जोन आ जाता है। येलो जोन में सिली, एक्साइटेड, वरीड, स्केर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ये सारे येलो जोन में आते हैं। तो अब देखेंगे शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। अब उसको तो कुछ आता तो नहीं है, अब जो अपनी फैमिली को करता हुआ देखेगा वो उसी से ही सीखेगा।
उन्हीं की बातों से ही वो डरेगा और उन्हीं की बातों को वो समझेगा। तो जैसे कि इसमें जैसे जोन्स के अनुसार लिखा हुआ है, 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। अब वो जानता ही नहीं कि सांप क्या होता है। अब सांप हमको काट देगा तो क्या होने वाला है, उसको नहीं पता, तो वो सांप से डरेगा नहीं क्योंकि उसमें अभी वो भावना ही नहीं आई है, उसके अंदर वो भावना डाला ही नहीं गया है कि सांप जहरीला होता है, वो काट देगा तो फिर क्या होगा, ये बताया ही नहीं गया है, तो इसीलिए वो उसके बारे में नहीं जानता। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। जब वो 3 वर्ष की आयु का हो जाता है वो बच्चा, तो अब वो पशुओं से डरने लग रहा है, अब वो अंधेरे से डरने लग रहा है, तब उसमें वो भय की भावना जागृत हो चुकी है, उसको बता दिया गया है। उसके बाद है शिशु निम्न प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार दर्शाता है। तो जो शिशु होता है वो किस प्रकार से अपना संवेगात्मक व्यवहार दर्शाएगा, तो वो जन्म लेते ही क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है, तो उसका जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो अस्थिर होता है, यानी कि वो तुरंत रोया तो तुरंत चुप भी हो जाएगा, तो वो अस्थिर है। यानी कि अगर वो बच्चा रो रहा है और उसको आप कोई खिलौना दे दो तो वो तुरंत चुप हो जाएगा, तो ये अस्थिरता होती है उसके अंदर। शिशु के संवेग अस्पष्टता से अस्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वह रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठकर, बात न कर, क्रोध कर अप्रसन्नता प्रकट करता है। अब जैसे शिशु है तो वो तो आपसे नाराज़ नहीं होगा ना, आपसे बातचीत करना तो बंद नहीं करेगा, वो रो कर बताएगा कि वो आपसे खुश नहीं है। लेकिन वो जैसे बड़ा होता है तो फिर वो गुस्सा करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपके प्रति अप्रसन्नता प्रकट करेगा, दिखाएगा। तो ये चीज़ें बाद में होती है। शिशुअवस्था में वो सिर्फ रोकर ही अपनी चीज़ें बताने में सक्षम होता है। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है। जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तब वो अपने दोस्तों के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है और दोस्तों के साथ रहना पसंद कर देता है। कठोर दंड वो कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर माता पिता उसको दंडित करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के या फिर हतोत्साहित किया जाता है उसको, तो उससे उसका जो सांवेगिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। तो हमें बच्चों को कोई भी चीज़ें जो है इस प्रकार की चीज़ों से दूर रखना चाहिए, इस प्रकार के दंड और कड़े अनुशासन नहीं देने चाहिए बच्चों को। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों में किस प्रकार की इमोशन होंगे, तो वो इस प्रकार की इमोशन होते हैं, तो या तो फिर वो हंसेगा या तो फिर वो रोएगा, ठीक है। हंसना या रोना, ये 2 ही टाइप के इमोशन वो दिखा पाता है इन्फेंसी में। तो उसका इमोशन कैसे कैसे डेवलप होता है, तो मंथ 1 में वो इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। मंथ 1 से 3 में वो सैडनेस यानी कि उदासी प्रकट करना स्टार्ट कर देता है। 5 मंथ में वो डिस्गस्ट करना स्टार्ट कर देता है। 4 मंथ में वो खुशी, और 9 से 12 मंथ में वो क्रोध दिखाना, एंगर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो बाल्यावस्था में सामयिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, तो वो देखेंगे। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ही नोटिस किया होगा कि जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं, जो नर्सरी क्लास होता है या फिर प्री नर्सरी क्लास होता है या फिर केजी या एलकेजी क्लास होता है, तो यहाँ पर जो चाइल्ड के टीचर होते हैं वो फीमेल टीचर ही होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे अपने लाइफ में उसकी मदर की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। उसकी माता उसके साथ हमेशा रहती है, तो वो जो फीमेल होते हैं उनके साथ वो ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने में सक्षम होते हैं बाल्यावस्था के दौरान। इसीलिए जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ की टीचर फीमेल को ही रखा जाता है। उसके बाद है बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाते हैं। तो जो हम इन्फेंसी में हर चीज़ वो रोकर या हंसकर दिखा रहा है तो उससे हमें उतना स्पष्ट नहीं पता चल पाता, लेकिन बाल्यावस्था में वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। फिर है बालकों में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आने से उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। इस तरह से आगे भी हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे कि उनमें समलिंगीय प्रेम यानी कि बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के साथ ही रहना पसंद करते हैं।
टोली के प्रति प्रेम, यानी कि उनका ग्रुप बन जाता है उन्हीं के टाइप का, तो वो ग्रुप के साथ रहना, उनके साथ भय, क्रोध, सभी प्रकार की संवेग की स्थिति वो प्रकट कर पाते हैं। जैसे इस एज में उनके अंदर क्या क्या इमोशन आ जा रहे हैं, प्राउड यानी कि गर्व का इमोशन, एंग्री, वरीड, हैप्पी, सैड, डिस्गस्टेड, एक्साइटेड, कंफ्यूज, ये सारे इमोशन उनमें आ चुके होते हैं और ये स्पष्ट हमें दिखाई दे जाते हैं। आगे है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। जो किशोरावस्था होती है उसमें जो इमोशनल चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड होते हैं और वो अचानक से होते हैं। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्रोधित होते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। तो इस एज में जो बच्चे का इमोशन होता है वो उसमें परिपक्वता आने लगती है। उनकी अगर किसी कार्य में उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो वो तनाव में आ जाते हैं। वे प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये सारी संवेग में स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो किशोरावस्था होती है उसमें संवेगों की तीव्र अवस्था होती है। इस फिगर की हेल्प से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस एज में बच्चों को जो है नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। किशोरावस्था के बच्चों को स्लीपिंग का जो चेंजेस होता है वो स्लीप ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सोते हैं, एंग्री ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनके अंदर पे प्रेम की भावनाएं ज़्यादा विकसित होती हैं इसी टाइम पे और वो परमानेंटली रह जाती हैं इस टाइम पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस एज पे ध्यान देना थोड़ा। आगे है विकास को प्रभावित करने वाले समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का संबंध एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक बच्चे का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेहमय भाव का प्रदर्शन, मैच हारने पर किशोर का दुखी होना आदि समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं को प्रकट करता है। इसको आप देख लेना एक बार। आगे है ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड होते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना एक बार। तो दे यूज़ द लार्ज मसल्स इन द बॉडी। तो जो ग्रोस मोटर होता है इसमें हमारे शरीर के जो मसल्स यूज हो रहे हैं वो जो लार्ज साइज में मसल है उनका यूज ज़्यादा होता है। और ये जो फाइन मोटर होते हैं उसमें स्मॉल मसल्स यूज होते हैं। ठीक है, अब इनका जो ग्रोस मोटर का यूज होता है वो हमारे शरीर को कठोरता प्रदान करने के लिए, कोऑर्डिनेशन प्रदान करने के लिए, रिएक्शन टाइम प्रदान करने के लिए होता है। लेकिन फाइन मोटर किसी भी चीज़ में प्रिसीजन, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल लाने के लिए यूज होता है। अब ये जो ग्रोस मोटर स्किल होते हैं किसी भी पार्ट में वो फाइन मोटर स्किल के डेवलप होने से पहले डेवलप होते हैं ग्रोस मोटर स्किल, और फाइन मोटर स्किल जो होते हैं वो ग्रोस मोटर स्किल के डेवलप होने के बाद डेवलप होते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं ग्रोस मोटर स्किल में। तो स्किपिंग, ठीक है, स्किपिंग इसका एग्जांपल हो जाएगा, साइकिलिंग एग्जांपल हो जाएगा, दौड़ना, वॉकिंग। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे ग्रोस मोटर स्किल के। और फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल हो जाएंगे किसी भी चीज़ का पेंटिंग करना, लिखना। ठीक है, यानी कि एक ब्रश को हैंडल करना, एक पेंसिल को हैंडल करना, ये फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।